सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस था, किस प्रकार से प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद के जो ऑथर्स थे उन्होंने किस प्रकार से थिंकिंग किया, किस साइकोलॉजी क्या होती है ना। और यहाँ तक कि हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी 23 तारीख को शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसमें हम लोगों का जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो कुछ टॉपिक्स बड़े हैं और कुछ टॉपिक वायलेट हुए हैं, है ना। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है और वो सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया था वो बिल्कुल सेम है बेटा, एज इट इज है। और उस सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने अपना एक चैप्टर खत्म कर लिया है। कौन सा? जो अभी 3 दिन से हमारी लाइव क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के सिद्धांत हम लोगों ने थ्योरी बेसिस पे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ऑफलाइन में मैंने शायद क्वेश्चंस भी करवाया था, राइट, आप लोगों को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीडीपी के चैप्टर का, चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। पहला चैप्टर यही है, आप लोगों को देखा होगा। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने कई बार जिक्र किया है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में भी जिक्र किया था, बट आज जो है हम उस ग्रोथ को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और डेवलपमेंट क्या होता है इसको भी थोड़ा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखो बेटा, आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग बहुत छोटे थे, जब बड़े हो गए तो आप लोग बहुत हाइट भी बड़ी हो गई, थिंकिंग भी बड़ा हो गया, है कि नहीं, डेवलप हो गया, है ना। तो वैसे ही बेटा हर इंसान की लाइफ में या फिर एक छोटा बच्चा जो है वो ग्रोथ भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है। तो वो ग्रोथ क्या होता है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक 5 साल का बच्चा है जिसकी जो हाइट है वो 3 फीट है और वजन है कितना? 18 केजी का। और जैसे ही 1 साल बाद वो देखता है कि बाद में वो क्या, बच्चा कितने साल का हो गया बेटा? 6 साल का हो गया, उसकी लंबाई बढ़ गई 3 फीट 5 इंच, तो उसका वजन हो गया 22 केजी। तो देखो, वजन में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, है ना, और क्या बोलना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज में वृद्धि। तो ये क्या कहलाता है बेटा? मात्रात्मक परिवर्तन जो मापा जा सके वो क्या कहलाता है बेटा? ग्रोथ। जैसे कि आप लोग किसी भी लंबाई को मापते हो, है ना, या फिर किसी भी चीज को मापते हो, तो वैसे ही बेटा वृद्धि को भी मापा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन जो भीतर के गुणों और क्षमताओं और व्यवहारों में सुधार लाए। ये जो बेटा लाइन है ना, मात्रात्मक परिवर्तन जो मापा जा सके या फिर गुणात्मक परिवर्तन जो भीतर के गुणों, क्षमताओं और व्यवहार में सुधार लाए, ये जो बेटा ये आपके एग्जाम्स की लाइन होने वाली है ना। एग्जाम की लाइन होगी, इसी लाइन के बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे कि बताओ, कुछ क्वेश्चंस दे दिया रहेगा फॉर्मेट क्वेश्चन में, कहानी बता दिया रहेगा और बोलेगा बताओ ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। ये भी पहचान नहीं पाते हम लोग एग्जाम के प्रेशर में, है ना। ऊपर से सिलेक्शन वाला एग्जाम होता है तब तो और नहीं पहचान पाते भाई। नो नेगेटिव मार्क्स वाला होता है तो चलो भाई आंख बंद करके जो भी सही हो वो लगा लेते हैं। लेकिन जहां पे माइनस मार्किंग होती है, सिलेक्शन वाले एग्जाम होते हैं, वहां पे हम लोग जो है कोई भी आंसर्स 100% पता होता है या फिर हमको कॉन्फिडेंट होते हैं वो आंसर सही है, तभी हम लगाते हैं, राइट। तो बेटा देखो, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, है ना, ये सारी चीजों में वृद्धि होती है, तो ये क्या कराती है? ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? कोई बच्चा जो है शुरू में क्या करता था? शुरू में जो सिर्फ अपनी मम्मी के पास ही चिपके रहता था, है ना। फिर धीरे से थोड़ा बड़ा होता है तो वो कुर्सी में ही बैठा रहता है। फिर धीरे से थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो दोस्तों के साथ घूमने या खेलने लग जाता है। फिर थोड़े बहुत 2-4 वर्ड्स बोलने लग जाता है ना। तो ये जो धीरे धीरे जो उसकी स्किल्स में एनहेंसमेंट हो रहा है ना, बोलना सीख रहा है, अपने विचार एक्सप्रेस करना सीख रहा है, प्यार से कैसे बात करते हैं ये जो है ये भी सीख रहा है ना। तो ये जो एक्चुअल में जो आपकी इंटेलिजेंस की जो वृद्धि होती है वो होता है क्या बेटा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप लोगों ने सुना होगा, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मतलब किसी भी इंसान का जब चहुमुखी विकास होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? डेवलपमेंट, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ गई, दिमाग बढ़ा ही नहीं,
दिमाग बढ़ा ही नहीं मतलब ढंग से बात करने नहीं आ रहा है बच्चे को, डेवलपमेंट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा है वो, इंग्लिश के कुछ बुक्स होते हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ बच्चा हिंदी के बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं है बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें होता है। जैसे देखो नए शब्द सीखा तो ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में आएगा, दोस्तों से बात करना सीखा मतलब अपने विचार एक्सप्रेस कर रहा है तो ये भी डेवलपमेंट क्या आएगा, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख रहा है ना, ये डेवलपमेंट में आएगा। गणित के सवाल हल करना सीख रहा है, पहले जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ गिनती गिनता था, जिसको 10 तक गिनती गिनने में भी शाबाशियां मिलती थी, वही आज बच्चा जो गणित में कुछ जोड़ना घटाना सीख गया तो फिर क्या होगा, वो भी डेवलपमेंट है। पहले गिनती सीखी, फिर पहाड़ा सीखा, फिर गुणा भाग सीख रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, डेवलपमेंट। शारीरिक और मानसिक विकास को कंबाइन वे में क्या बोलेंगे बेटा, डेवलपमेंट। ठीक है, और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की सबकी थ्योरी किस में आई, डेवलपमेंट में आई बेटा। डेवलपमेंट इन द सेंस उन्होंने मेंटल डेवलपमेंट को भी बोला, फिजिकल डेवलपमेंट को भी बोला। फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। मेंटल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके बारे में कौन कौन दे दिया बेटा, पियाजे दे दिया, वाइगोत्स्की दे दिया अपनी थ्योरी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है ना वो लोगों ने, मन विचार की, भावनाओं की बात करी है ना, नैतिक सिद्धांतों की बात करी। सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया था। क्यों बताया था, क्योंकि बेटा मैं ये चाहता था कि आप लोगों को जो मेन जिससे 5 से 6 क्वेश्चंस आने की संभावना है, भले घुमा घुमा के देंगे लेकिन वो लोग पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, 3 वैज्ञानिक, तो तीनों के 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं आपके सिलेक्शन वाले एग्जाम में। लिख के ले लो बेटा आप लोग, है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो वृद्धि और डेवलपमेंट है, अब इसको हम पढ़ेंगे तो हम लोग को इजी लगने लगेगा। कैसे, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अब मानव विकास अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। सपोज आप सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों के पास भी मोबाइल है ना। तो किसी भी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। एक क्या, हार्डवेयर और प्रोसेसर, और दूसरा क्या, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा डाला है, हैंग करेगा मोबाइल। हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, तो आपको चलाने में वो जो स्मूथनेस है वो फील नहीं आएगी। तो बेटा जिस प्रकार से एक मोबाइल को बेस्ट बनाने के लिए इन 2 चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी लाइफ को, एक बच्चे की लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या, एक तो फिजिकल लाइफ का डेवलपमेंट होना एंड मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट होना, है ना। इसके बिना जो है बच्चा क्या करता है बेटा, बच्चा जो है क्या करता है, वो ढंग से सही नहीं कर पाता बेटा अच्छे से, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में, है ना, कई बार होता क्या है, कुछ बच्चे जो है कुछ जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही हंसने लगते हैं, किसी बात में हंसने लग जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी पर्सनालिटी को प्रकट नहीं करती है कि नहीं बेटा। मानव विकास जो है किसी भी चीज को एक नहीं बनाता, मानव विकास में डिफरेंशिएशन तो होता ही होता है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि हर इंसान अपने आप में अलग है। कुछ बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चे गुस्सा ही नहीं करते हैं, कुछ बच्चे न्यूट्रल रहते हैं। तो ये सारे के स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो ये जो स्वभाव है उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो किन किन बातों पे डेवलपमेंट करता है, प्रभावित करने वाले, मतलब यदि आपका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो भी वो प्रभावित हो रहा है। प्रभावित का मतलब हमेशा ये मत समझना कि गलत प्रभाव हो रहा है, प्रभावित करने वाले मतलब अच्छा प्रभाव हो रहा है तो वो भी प्रभावित के अंतर्गत आता है, बुरा प्रभाव हो रहा है वो भी प्रभावित के अंतर्गत आता है। हमेशा हम लोगों ने कई बार सोचा होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण में पढ़ते होंगे आप लोग, है ना। तो भैया कौन कौन से कारक हैं ये भी होता है ना। तो उसी से कोरिलेट करके बता रहा हूं मैं। तो देखो अब आते हैं, देखो विकास को प्रभावित मतलब ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ लेके चल रहे हैं। क्या क्या प्रभावित करता है, सबसे पहले बेटा आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में क्या लिखा है देखो बेटा, वंशानुगत गुण, शारीरिक संरचना, वृद्धि, स्वभाव आदि का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
जो बच्चे जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं वो कभी ना कभी अपनी बातों में बताए होते होंगे, देखना आप लोगों को, कि मेरे पापा भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इस वजह से मैं भी ऐसी हो गई हूं या मैं भी ऐसा हो गया हूं। पापा से ही आया है कई बार, है ना। तो जो हेरिडिटी क्या होती है बेटा, वंशानुगत के थ्रू ट्रांसफर होने वाली चीजें। जैसे कई बार किसी के मम्मी पापा की जो आईज है वो थोड़ी ब्राउन होती है, तो बच्चे की भी पॉसिबिलिटी होती है कि आईज ब्राउन हो जाए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बेटा, ठीक है। तो देखो, अगर किसी के पापा की हाइट जो है 6 फीट है ना, और मम्मी की आंखें जो है बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो बचपन में भी वो क्या बोलना चाहिए, वो ट्रेट्स आ जाते हैं। जैसे शर्मा जी के बेटे को मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है, तो हो सकता है शर्मा जी मैथ्स के टीचर होंगे, तब जाके उसका इंटरेस्ट जो है मैथ्स में भी डेवलप हो रहा है। तो एक तो उसकी हेरिडिटी, उसका जो जीन्स है वो भी एक असर करता है। लेकिन पूरी बात अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ हेरिडिटी में क्या आ रहा है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कुछ म्यूजिक जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके बच्चे क्या होते हैं, उनके बच्चे जो है बचपन से ही गाना अच्छा लगने लग जाता है उनको, वो खुद ही गाने लग जाते हैं अपने पापा को देख के। जैसे सचिन तेंदुलकर के जो चाइल्ड हैं, है ना, वो भी तो क्रिकेट में रुचि रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक तो उनका जीन्स ही वैसा है, ट्रांसफर हुआ, जिसको गॉड गिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कौटिल्य, या फिर जो बच्चे करोड़पति में आते हैं, देखा ही होगा ना उन लोगों को। तो उन लोगों को गॉड गिफ्टेड रहता है, वो हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हुआ रहता है बेटा, नॉलेज। समझ रहे हो? हेरिडिटी का भी प्रभाव होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब देखो, दूसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन द सेंस, आपके पापा जो है एक अच्छे आर्टिस्ट हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपका जो माहौल है, आप जिस माहौल में पड़े बढ़े, वहां के जो बच्चे हैं वो क्या है, स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो भले ही आप साइकोलॉजिस्ट के बेटे हो, उसके बावजूद भी आपका जो ध्यान है वो स्पोर्ट्स की तरफ झुक जाएगा। कल की डेट में जब वो पापा उनसे पूछेंगे बेटा क्या करना चाहते हो, तो बोलेगा पापा मुझे भी स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि है। तो यहां पे बेटा एक फर्क आया ना। जब मैं हेरिडिटी पढ़ा तो आप लोग सबके मन में आ रहा होगा, सर हेरिडिटी जरूरी थोड़ी है सर, कि क्या बोलते हैं राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, है ना। सुना होगा ना ये डायलॉग मूवी में। हाँ, तो वही चीज है बेटा, है ना। आप भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, यदि एक टैलेंट को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल से चाइल्ड को यदि आपको प्रॉपर ग्रोथ वाला इन्वायरमेंट मिलता है तो वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इतिहास में एग्जांपल है, चंद्रगुप्त, एक सिंपल सा बच्चा, नॉर्मल, जो बहुत ही कमजोर पतला सा, लेकिन चाणक्य की प्रतिज्ञा की वजह से कि मैं एक बेस्ट सम्राट इस बच्चे को बनाऊंगा, और उस बच्चे की समर्पण की बेसिस पे वो क्या बना, राजा अशोक, क्या बना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य बना, है ना बेटा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। वैसे ही बेटा जैसे आज की डेट में आप लोग जो है टीचरशिप की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो टीचरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी फ्रेंडशिप में जो इन्वायरमेंट है वो भी टीचरशिप वाले बच्चों का ही होना चाहिए जो भी पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, यदि आपके आसपास वो बच्चे हैं जो टीचरशिप की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही टीचरशिप की इन्वायरमेंट टीचरशिप की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन आपके 4 या 5 बच्चों का ग्रुप है, सारे के सारे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोचिंग्स देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सब एक साथ जब वो बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात होती है कि यार ये क्वेश्चन तो आया है पिछले साल के एग्जाम में, तुमने पढ़ा है क्या। सामने वाला बच्चा बोलेगा नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा है। ऑब्वियस ही बात है, सब मिलके जब डेवलप करते हैं, है ना। तो सिलेक्शन भी बेटा आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार होता है कि घर परिवार में, कई बार होता क्या है कि कुछ आपसी तनाव या मनमुटाव की वजह से बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे आपकी तबीयत, खुद ही सोच लो ना, आपकी तबीयत कभी सर भी बहुत ज्यादा दुखने लग जाता है तो आपको पढ़ने का मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन
यदि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आपकी तबीयत कितनी भी खराब हो, आप उसको अपना 100% देने की कोशिश करोगे, राइट? वैसे ही जैसे अभी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जब आप टीचिंग करते होंगे किसी स्कूल में या फिर सोच रहे हैं गवर्नमेंट टीचर बनने का, है ना, तो आपका जो इंटरेस्ट है बेटा वो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आता है बेटा, संतुलित आहार शारीरिक मानसिक भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार इन द सेंस, अब बचाओ बचपन में जो कॉम्प्लेन का आता था एडवर्टाइजमेंट, है ना, उसमें बच्चों को बोलते थे, बच्चों की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात चलती थी कि बच्चा यदि मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना, तो वो सारी चीजें पिलाया जाता था। लेकिन और भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना, बच्चे को प्रॉपर जो है प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वसा मिल रहा है ना, जो विटामिन है वो मिल रहे हैं, तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट तो अच्छे से होगा ही, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास किसमें होता है बेटा, एक स्वस्थ शरीर में ही होता है ना। तो यही बात बता रहा है कि भैया पोषण भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कई बार कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। क्यों कुपोषित हो जाते हैं? क्योंकि उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे उनका जो दिमाग है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, कई बार आप लोग पानी नहीं पीते हैं तो आप लोगों का सर दुखने लग जाता है, क्योंकि हमारा 70% पानी ऐसा ही होता है ना, वायु वाले 70% पानी जो है वो ब्रेन ही यूज करता है ना। पानी नहीं पियोगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा ब्रेन, तो सर दुखेगा। तो ये सारी चीजें होती है बेटा पोषण में। आपको मानसिक डेवलपमेंट करना है तो आपको कुछ अच्छा इंटेक करना होगा, ठीक है। भावनात्मक विकास होगा, भावनात्मक विकास भी कई बार देखना तला भुना खाने का कुछ चिड़चिड़ लगने लग जाता है। कई बार आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में और खाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत तेल तला भुना लगता है, तो आपको खुद से अंदर से अनहेल्दी फील होने लगता है, भले वो खाना कितना भी टेस्टी हो। तो न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, ऐसा पूछेगा इनमें से सारे के सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत दे देगा, तो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, है ना। क्यों बेटा? क्योंकि देखो एग्जाम में एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जाम में जो है सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते हैं बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं हर एक लाइन को बता सकता हूं, हेरेडिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन वो जो पॉपअप आपके माइंड में एग्जाम में फील करेगा आपको कि सही आंसर टिक करने के लिए और गलत आंसर एलिमिनेट करने के लिए, तो वो जो चीज है ना बेटा, वो आपको जो हम लोग क्लास में थ्योरी बता रहे हैं ना, उस बेसिस पे आप डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो इसलिए बेटा आगे देखो, फिर आता बेटा परिवार। परिवार का प्रेम, सहयोग, मार्गदर्शन और अनुशासन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी किसी की फैमिली होती है बेटा जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, नहीं हो गया, तुम इतना पढ़ लिए और कितना पढ़ोगे, है ना, ऐसी बातें होती है। किसी की फैमिली होती है, कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, बस अच्छा पढ़ और अपने आप को काबिल बना, है ना। दो टाइप की फैमिली होती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, मतलब पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते हैं, किसी और चीज में रुचि रखते हैं, तो उनको उस चीज में भेजा जाता है ना। तो ये होता है बेटा, परिवार का भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आता है बेटा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट, जैसे आपको कहीं जाके लेक्चर देना है या फिर कहीं जाके आपको क्या करना है, सिंगिंग करना है। जैसे कि एक बच्ची है जो बहुत अच्छा गाती है, उसके गांव में ऑर्केस्ट्रा वाले आए और उनकी फैमिली ने ही बोला कि हमारी जो बिटिया है बहुत अच्छा गाती है, उसको ऑर्केस्ट्रा में गवाया गया। और ऑर्केस्ट्रा जो था वो बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा था, उन सभी ने उस बच्ची को बहुत पसंद किया, उसकी सिंगिंग को। जब वो फैमिली खाना खा रही थी तो ऑर्केस्ट्रा के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो आए और उन्होंने उनसे पूछा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा गाया है, क्या आप ऐसे ही हमारी बैंड में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उसकी फैमिली, वो बच्ची बहुत छोटी थी और उसकी फैमिली ने क्या किया, उसकी फैमिली ने मना कर दिया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया। लेकिन वहीं यदि उसकी फैमिली ने बोला होता, बिल्कुल बेटा, यदि हमारी बेटी में टैलेंट है और वो एक्चुअल में सिंगिंग करना चाहती है, तो डेफिनेटली हम उसको प्रॉपर जो है आपके साथ किसी शो में, जो बड़े शो होते हैं उसमें हम आपको उसको परफॉर्म करने देंगे, है ना। तो ये परिवार पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे आज आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, घर वालों का सपोर्ट है,
कई बच्चों को तो बीएड करने के पैसे नहीं होते हैं, कई बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता है कि भैया रायपुर आके पढ़े या फिर कहीं भी बीएड कॉलेज में आके रेगुलर जाए, है ना। तो यू आर फर्स्ट सिलेक्शन तो आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लेके कर लिया था बेटा कि हाँ भाई हम टीचर बनने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों का तो नाम भी नहीं आता है, कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। तो बेटा परिवार का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो समाज एवं संस्कृति, सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक व्यक्ति के व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक मान्यताएं इन द सेंस, जैसे हमारे परिवार में रात के 10 बजे के बाद बाहर निकलना मना है, या फिर शाम होते ही बच्चियों के बाहर निकलना बना है। अब बच्ची का कोचिंग ही 6 बजे स्टार्ट होता है तो वो तो चुप रह जाएगी ना। और या फिर कई बार कुछ रीति रिवाजें होती हैं, है ना। रीति रिवाज इन द सेंस जैसे कि कुछ बच्चों को घर पे ही क्या बोलना चाहिए, व्यायाम वगैरह करवाया जाता है। उनका शुरू से ही रूटीन रहता है कि सुबह उठ के हमको जो है प्रॉपर जप या फिर कुछ श्लोक वगैरह होते हैं वो स्टार्ट करना है दादाजी के साथ। उसके बाद फिर हमको थोड़ा बहुत योगासन करना है, फिर हमने अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है ना। तो बेटा समाज और संस्कृति आपकी समाज से डिपेंड करते, क्या बोलना चाहिए, वो करते हो, फॉलो करते हो, ये भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर देखो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिसके पास सारे रिसोर्सेस हैं वही टॉपर होता है, लेकिन बेटा पैसा बहुत, क्या बोलना चाहिए, पैसा ही इंपॉर्टेंट है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन पैसा जो है एक फ्यूल की तरह काम करता है कि आपको कुछ रिसोर्सेस पढ़ना है, कुछ मटेरियल्स पढ़ना है, कोचिंग ज्वाइन करना है, पैसे नहीं है तो आप वो चीज वंचित हो जाते हो। कोचिंग जो है बेटा आप लोगों की मेहनत को जो है ना, जितना मेहनत आप 100% देके करने वाले थे और आपको डबल मेहनत जो करने वाले थे ना, उसकी जो, क्या बोलना चाहिए, वो जो डबल मेहनत करने वाले थे घर में अकेले बैठ के, वो मेहनत को कम कर देता है। क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल को तैयार करने के लिए, कंटेंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमारी जो है 50 से 100 लोगों की जो टीम है ना, वो पीछे बैक टू बैक वर्क कर रही होती है कि नहीं ये इस साल एग्जाम में आया था, हमको ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देना है। अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक, उस टॉपिक में जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है विकास के प्रभावित करने के कालक में आते हैं, तो हमको सर को ये वाली स्लाइड्स प्रॉपर प्रोवाइड करवानी है। टीचर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, इसकी स्लाइड्स बनाना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, है कि नहीं। तो कोचिंग जो है बेटा आपके सिलेक्शन में जो है एक मेहनत कम करवाने की कोशिश में रहती है ना बेटा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्वाइन करते हैं आपके पीछे आप जो मेहनत करने वाले थे वो मेहनत हमने करके दे दी, तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करोगे बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर देखो बेटा व्यक्तिगत गुण, इंडिविजुअल ट्रेट्स। व्यक्तिगत गुण क्या होता है बेटा, रुचि, अभिरुचि, प्रेरणा, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, दृष्टिकोण, विकास को प्रभावित करते हैं। अब बेटा एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए टीचर, एक वैकेंसी आई, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वैकेंसी आई, है ना। सैलरी अच्छी थी, बच्चा होशियार था, लेकिन सेल्फ डाउट था, यदि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मैं टीचर बनने जा रहा हूं लेकिन मुझे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर मैं टीचर के लिए पढ़ाई ही क्यों कर रहा हूं, ऐसे ऐसे डाउट्स आने लग जाएंगे। ये पहला बच्चा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा लक्ष्य तो गवर्नमेंट टीचर बनने का है, यदि यहां सेलेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे एजुकेशन में, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वही, और वो बच्चा क्या करता है, जाता है इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं सेलेक्ट होने थोड़ी गया था, मैं तो बस इंटरव्यू होता कैसे है थोड़ा मिलने के लिए गया था कि देख सकूं कि क्या चल रहा है इन लोगों के यहाँ, है ना। तो वो बच्चा रहता है और वो अपनी प्रिपरेशन करते ही रहता है ना। तो इस प्रकार से रहना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, व्यक्तिगत गुण हम लोग देख लिया। अब देखो सभी कारकों का संतुलित प्रभाव ही व्यक्ति का समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन द सेंस, देखो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे जब आपकी फैमिली आपको पोषित करती है तो धीरे धीरे आप बड़े होने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, देखो विकास 2 प्रकार के कारकों को प्रभावित होता है, आंतरिक कारक, बाह्य कारक। जैसे कि मैंने बताया था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो बाहरी कारक है और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है बेटा,
आंतरिक कारक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो देखो आंतरिक कारक जिस प्रकार से होता है एक मोबाइल के परफॉर्मेंस के लिए, वैसे ही हमारी शरीर है बेटा, हमारी शरीर के परफॉर्मेंस के लिए भी जो है क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। अब हेरिडिटी से रिलेटेड सेंटेंस दे देगा, नाम तो कभी नहीं देगा, याद रखना। हेरिडिटी से रिलेटेड एक सेंटेंस दे देगा, इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेंटेंस दे देगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस दे देगा, और बोलेगा कि बताओ भाई कि क्या बोलना चाहिए, हमारी जो कौन सा आंसर सही है, विकास निम्न में से कौन सा वाक्य विकास को प्रभावित करता है ना बेटा। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बेटा, कुछ शक्तियां आपकी इनबिल्ड होती हैं, कुछ जो है आपके माइंडसेट से बनती हैं, है ना बेटा। अब देखो पापा की हाइट लंबी है ना, और मेमोरी भी बहुत शार्प है। तो ये जो बायोलॉजिकल जो कोड है ये आपको विरासत में मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो जो विरासत में जो चीजें आपको मिल रही है, जैसे हम लोगों ने ऐसा बोला था कि सिंगिंग वाला बच्चा है, उसको भी बचपन से सिंगिंग में इंटरेस्ट हो ही जाता है, तो बोलते हैं हम खून में क्या होना चाहिए, एक गुण है उसके सिंगिंग का, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं बेटा। तो देखो हेरिडिटी क्या होता है, हाइट बढ़ना, या फिर पापा का दिमाग शार्प है तो बच्चे का दिमाग शार्प हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मेमोरी ट्रिक अच्छी है उसकी। तो ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। तो वैसे ही आता है बेटा एक इंटेलिजेंस या एंड एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, बुद्धि और अभिरुचि, ये क्या होते हैं बेटा, किसी का दिमाग सॉरी किसी का दिमाग लॉजिक में तेज होता है ना, तो कोई क्रिएटिव थिंकिंग करने लग जाता है बेटा, है कि नहीं। तो आपका पैशन फॉर एग्जांपल के लिए, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है वो गेमिंग में है ना, मोबाइल प्लेइंग गेमिंग या बिजनेस आइडियाज में है। तो आप क्या करते हो, आपका जो है खुद ब खुद उस दिशा में जो है डेवलप करने लग जाते हो, आपका ज्यादा एफर्ट जो है उस गेमिंग वाले एरिया में लगने लग जाता है, राइट। वैसे इंटरेस्ट होता है बेटा, है ना। अब देखो किसी का इंटरेस्ट जो है गेमिंग में है और उसका सर दुख रहा है, उसके बावजूद भी क्या करेगा, वो गेम खेलेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं ना ज्यादा, है ना बेटा। तो ये होता है बेटा क्या, हेल्थ वाली बात है ना। तो हेल्थ भी जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। हेल्थ खराब है, इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करोगे। हेल्थ खराब है लेकिन मुझे करना है, ये जो अंदर की जो फीलिंग है वो आ रही है, तो फिर आपका हेल्थ जो है साथ दे देता है बेटा, है ना। तबियत खराब रहने से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है, जैसे तबियत खराब रहने से जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखता है उसकी गेमिंग खेल लेता है ना वो, वैसे ही, ठीक है बेटा। अब आता है इमोशनल। अब देखो इमोशन एंड मोटिवेशन, वो बच्चा जो है क्या करता है, वो बच्चा बोलता है आई कैन डू इट, वो अपने आप को खुद ही ऐसे मोटिवेट करता है, ऑल इज वेल आई कैन डू इट, है ना बेटा। तो जो सेल्फ मोटिवेशन वाली फीलिंग है ना, आत्म प्रेरणा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, आत्म प्रेरणा, है ना। वो इंसान को क्या करती है बेटा, वो इंसान को जीरो से हीरो बना देती है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। ये था बेटा आंतरिक कारक। वैसे ही अब आता है बाह्य कारक। बाह्य कारक मतलब व्यक्ति के बाहर मौजूद तत्व। जैसे मोबाइल में आपके बाह्य कारक कौन कौन से हैं, नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है, नेटवर्क आपका इंटरनेट स्लो चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, डाटा सही से नहीं चलेगा, डाउनलोड में टाइमिंग लगेगा। फास्ट चार्जिंग है, चार्जिंग अच्छी हो जाती है, 10 मिनट में आपका 100% चार्जिंग हो जा रहा है 50% से, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है मोबाइल का। वैसे ही बेटा हमारे डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सटर्नली हमको इंपैक्ट करती है ना, वो चीज है बेटा। देखो तो पहली है बेटा फैमिली। जैसे कि हम लोगों ने बताया था विकास प्रभावित करने वाले कारक में हम लोगों ने देखा था कि फैमिली। अब देखो घर का माहौल शांत है, बच्चा जो है मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं,
तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल में होता है कि नहीं बेटा। वैसे ही देखो सेकंड है स्कूल। अब स्कूल में जैसे देखो बेटा, पीयर में आपका जो स्कूल जाने के बाद जो है पीयर ग्रुप्स होते हैं। पीयर ग्रुप्स इन द सेंस ग्रुप्स फॉलो होते हैं। अब वो ग्रुप जो है एक्चुअल में पढ़ने लिखने वाला है, तो क्या होता है, बच्चा जो है हमारा, जो बच्चा जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी क्या बोलना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो जाता है। देखना आसपास की मेंटेलिटी के हिसाब से ही आपकी ग्रुप बनती है। आप जो है बोला जाता है ना कि आप जो है अपने आसपास के 5 व्यक्तियों का एवरेज होते हो, ये बोला जाता है। तो इसलिए बेटा हमेशा अपनी संगति जो है 5 लोगों को ऐसे रखना चाहिए जो बेस्ट होते हैं, और उनके आसपास से डेफिनेटली उनको बात करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो फिर क्या आता है कल्चर। कल्चर के ऊपर भी मैंने बात कर दिया था बाहरी कारक में, है ना। कल्चर जैसे कैसे डिपेंड करता है बेटा, जैसे कुछ रीति रिवाज होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कल्चर के ऊपर मैं क्या बोलूं, कल्चर समझ रहे हैं, कहीं किसी किसी को स्कूल आने दिया जाता है, किसी किसी को स्कूल नहीं आने दिया जाता है। 18 साल होती है, किसी किसी के यहाँ शादी करी जाती है, वही 30 साल हो जाता है तो भी कई बार शादी नहीं होता है। जब तक बच्ची डेवलप कर रही है, जब तक बच्ची पढ़ाई कर रही है, तब तक उसको पढ़ने दिया जाता है। तो डिपेंड करता है बेटा आपका कल्चर और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस इन द सेंस बेटा, अब देखो अच्छी बुक्स, इंटरनेट, गैजेट्स, कोचिंग या न्यूट्रिशन के लिए जो है आपको आर्थिक स्थिति तो जरूरी है ना अच्छी होनी। अब ये आपके लाइफ में कितने रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाती है यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना। फिर आता है क्या बेटा, इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट कैसे असर करता है बेटा। इन्वायरमेंट जो है, जैसे आप सोशल मीडिया जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपका रूम कैसा है, व्यवस्थित है या नहीं है ना, आपके आसपास का माहौल कैसा है ना। ये आपको क्या करता है बेटा, मेंटली ग्रोथ करने के लिए जो है रोज शेप करता है। समझ रहे हैं बेटा। फिर क्या होता है देखो, पूरा कुल मिला के सार ये है बेटा कि किसी बच्चे की आनुवंशिकता, बुद्धि, भावनाएं, प्रेरणा या फिर समाज, परिवार, विद्यालय जो है बाहरी फैक्टर, ये कब प्रभाव डालते हैं बेटा, ये जो है आपकी पर्सनालिटी पे पूरा पूरा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तभी आपका जो है समग्र विकास होता है। दोनों के दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे देखो, फिर आते हैं बेटा प्रकृति बनाम वर्सेस पोषण, नेचर और नर्चर। अब देखो नेचर और नर्चर 2 वर्ड हैं। ठीक है, अब नेचर और नर्चर क्या होता है, देखो नेचर जो होता है विकास मुख्यतः सॉरी जन्मजात गुणों एवं आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास क्या करता है बेटा, जन्मजात गुणों और आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। अब देखो कई बार होता है जिन बच्चों का मेमोरी बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना बेटा। अब देखो इसमें कुछ कुछ तर्क दिए हुए हैं। पहले नेचर और नर्चर समझ लो। नेचर जो होता है बेटा हेरिडिटी होती है, आपको वंशानुक्रम से जो विरासत में मिलती है ना। जैसे कि कई लोग जो है बहुत हाइट लंबी होती है, तो हो सकता है कि उसकी वंशानुक्रम में सबकी हाइट लंबी हो। कई बार कुछ बच्चे थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, तो हो सकता है उनके पूरे के पूरे खानदान में ही थोड़ा बहुत जो है वो हेल्दी होने का गुण हो। या फिर कई बार होता है शुगर पेशेंट, राइट। जैसे फैमिली में यदि शुगर है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी चांसेस रहते हैं कि शुगर हो जाए। ये क्यों? क्योंकि बेटा वो नेचर एंड नर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वैसे ही होता है बेटा पोषण। विकास मुख्यतः वातावरण, शिक्षा, अनुभव और अवसरों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया, विकास जो है किस पर डिपेंड करता है बेटा, आपका माहौल और अवसर पर डिपेंड करता है ना। यदि आपको कोई बच्चा अच्छा माहौल मिल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पढ़ने लायक माहौल मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली जो है आप क्या कर रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, है कि नहीं। आसपास के लोग यदि पढ़ रहे हैं तो। अब देखो क्या क्या तर्क हैं, ये देखते हैं। जन्म से ही कुछ क्षमताएं और प्रवृत्तियां हमारे साथ होती हैं। कुछ क्षमताएं और प्रवृत्तियां हमारे साथ होती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, जैसे एक ही घर में जैसे बच्चे हैं, देखो ये 2 जुड़वा बच्चे हैं, ये जुड़वा जो बच्चे हैं
एक बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, एक बच्चा थोड़ा डल रहता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि दोनों को जो है नेचर तो दोनों का सेम था, लेकिन नर्चर जो था ना वो अलग अलग था। मतलब एक बच्चे की संगति अलग थी, एक बच्चे की संगति अलग थी। एक बच्चे को इंटरेस्ट किसी और चीज में था, दूसरे बच्चे को इंटरेस्ट किसी और चीज में था, है ना। फिर आता क्या था, हेरिडिटी हमारे शारीरिक और मानसिक बौद्धिक गुणों को निर्धारित करती है। ये चीज हो गया हमारा। फिर क्या है बेटा, कई समान वातावरण में पहले जुड़वा बच्चों में भी अंतर देखा गया है। देखो अंतर तो देखिए हम लोग बताया आप लोगों को। फिर देखो क्या लिखा है, शारीरिक बनावट, बुद्धि, स्वभाव आदि मुख्यतः जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात कैसे होते हैं बेटा? जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ बच्चों के जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एंग्री टाइप के होते हैं, एंग्री स्वभाव के होते हैं। तो वो बच्चे जो है एक्चुअल में हो सकता है कि एक कारण हो कि उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली में कोई एंग्री बर्ड हो, है कि नहीं। तो ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विन का बताया, जुड़वा बच्चे, है ना। दोनों की हाइट में थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी, है ना। हो सकता है एक बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो, एक बच्चा थोड़ा पतला हो। तो ये नेचर के ऊपर है बेटा, ठीक है। ये नेचर कहलाता है। कुछ बच्चों में जन्म से ही संगीत, गणित या खेल की विशेष प्रतिभा होती है ना। तो ये क्या होता है बेटा, नेचर में आता है। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि जो बच्चे, कुछ बच्चे जो है जन्म से ही संगीत, गणित और खेल की विशेषता में प्रतिभा दिखाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा बेटा, ये नेचर टाइप का, नेचर के अंतर्गत आएगा। फिर क्या है देखो, शारीरिक विशेषताएं क्या होती है बेटा, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, ऊंचाई, ये सब किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है ना। कई बार कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं। अब बाल झड़ जाते हैं तो हो सकता है उसका उनके फैमिली में ही हेरिडिटी होगी कि हाँ भाई आगे चल के जो है बाल जो है वो झड़ जाते हैं, है ना। तो ये हेरिडिटी के ऊपर बेटा, नेचर कहलाता है। हेरिडिटी को जब कभी भी नेचर क्या होता है कंफ्यूजन हो, हमेशा हेरिडिटी को याद करना। आपका जो आंसर है अनुवांशिकता वो बन जाएगा। अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं, जीन्स भी गुण लेके आते हैं, है ना। कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छे, क्या बोलना चाहिए, मैथमेटिक्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल के, 10 साल के, वो कहाँ IIT लेवल के मैथ्स और क्या बोलना चाहिए कोडिंग सिखा रहे होते हैं। जैसे एकलव्य हो गया, उसको सारी चीजें अच्छे से याद होती है ना। ये सारी चीजें जो है अनुवांशिकता के ऊपर मिली है बेटा। कुछ अनुवांशिक चेंजेस हुए उनके, उस बेसिस पे उनको जो है गुण मिला, ठीक है बेटा। फिर क्या आता है देखो, पोषण। अब देखो जहां नेचर इंपॉर्टेंट है, आपका जो अनुवांशिक गुण जीन्स जो है आपको डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीन्स अच्छे हैं, लेकिन आपको नर्चर, आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे बेटा आप, डेफिनेटली क्या बोलना चाहिए, क्या करोगे आप, ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे देखो विकास मुख्यतः वातावरण, आपका इन्वायरमेंट कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है आपका ग्रोथ। आपको कौन सी शिक्षा मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने ही आसपास देख सकते हो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं वो हिंदी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा पकड़ थोड़ा कम रहता है। वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको हिंदी पढ़ा लो, हिंदी पढ़ाने से वो बहुत बार बचते हैं। तो बेटा दोनों ही लेवल के जो मीडियम के बच्चे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपका जो है मीडियम सेलेक्शन होता है, मीडियम आपका सपोर्ट करता है, राइट। फिर देखो बेटा अवसरों पर निर्भर करता है। जैसे देखो मैंने बताया था आपका जो इंटरनल क्वालिटी है, इंटरनली आपको बहुत अच्छा सिंगिंग आता है और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाहरी अपॉर्चुनिटी, तब दोनों का जब सम्मेलन होता है तब आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है। जैसे उस बच्ची वाले एग्जांपल में, बच्ची सिंगिंग अच्छी करती थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी, तो वो आज सिंगर नहीं है ना बेटा। तो देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें प्रमुख तर्क क्या क्या है। वातावरण और अनुभव से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। ऑब्वियस सी बात है, वातावरण और अनुभव से, है ना। जैसे वातावरण में रहता है वैसे उसको अनुभव होते हैं। जैसे आप टीचिंग फील्ड में हैं, आज कुछ बच्चे फ्रेशर्स होंगे, आगे चल के देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट होता कैसा है, जो सिर्फ बुक में पढ़ाया जाता है, सिर्फ वो एग्जाम पास करने के लिए होता है, या फिर रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। सारी चीजें जो है आगे चल के जब आप टीचर बनेंगे तो आपको समझ में आएगी बेटा। फिर क्या देखो, शिक्षा, प्रशिक्षण, परिवार, समाज, संस्कृति व्यक्तित्व को आकार देते हैं। व्यक्तित्व, नेचर डिपेंड, जब कभी नेचर से रिलेटेड सवाल आएगा और नेचर और नर्चर में आपको डिफरेंस समझना होगा, तो नेचर मतलब हमेशा समझना बेटा इन्वायरमेंट,
ठीक है। समान जन्मजात गुण होने पर भी अलग अलग वातावरण में अंतर देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी एक मिट्ठू की। एक मिट्ठू के दो बच्चे होते हैं, तोता। तो एक तोता जो है ब्राह्मण के यहां जाता है और दूसरा तोता जो है एक डाकू के यहां जाता है। जो तोता एक ब्राह्मण ऋषि मुनि के यहां जाता है वो क्या करता है, वो अच्छे अच्छे भजन सीखता है ना, राम राम बोलता है, बहुत सारी चीजें बोलता है, अच्छी अच्छी श्लोक बोलता है। वहीं जो डाकू के यहाँ गया रहता है बच्चा, जो तोते का, वो क्या करता है, गालियां सीखता है, बैड वर्ड सीखता है, कैसे आदेश देते हैं, हमेशा डिप्लोमेटिक टाइप से व्यवहार करेगा, हमेशा क्या बोलना चाहिए, अपना रौब झाड़ रहा हूं तब से बात कर रहा है। तो बेटा ये डिपेंड करता है क्या आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला। हर बच्चा एक कोरा पन्ना होता है, ये डिपेंड करता है आप उस बच्चे को क्या बना रहे। जैसे कि कोहलबर्ग क्या बोलते थे, आप लोगों को पता ही होगा कि कोहलबर्ग क्या बोलते थे, मुझे किसी भी टाइप का बच्चा लाकर दे दो, किसी का भी बच्चा लाकर दे दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की क्षमता रखता हूं। कैसे बनाएगा वो, उसको वैसा वातावरण प्रोवाइड करेगा, है ना। इतना गहराई से बात करते थे जो कोहलबर्ग है ना बेटा। फिर देखो क्या है, परिश्रम, अवसर और मार्गदर्शन से कोई भी अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं कि आपको हेरेडिटी से सिंगिंग आती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो खुद मेहनत करके अपने आप को डेवलप करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं तो अपने आप को निखारते हैं। जैसे इंडियन आइडल या जो भी शो होते हैं उसमें देखा होगा, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन एक देखा होगा आप लोगों ने, एक काम वाली बाई का बेटा अच्छा डांसर है। क्यों भाई, अब उसकी मम्मी काम वाली बाई है तो उसका बेटा जो है डांसर कैसे बन गया। हेरिडिटी तो कर रहे थे हम लोग, कैसे बन गया, उसने अपने आप पे काम किया बेटा। उसने, आपको क्या बोलना चाहिए, उसके अवसर मिले उसको, उस हिसाब से उसका एनवायरमेंट मिला, कोई ना कोई तो उसको मिला होगा जिससे उसने प्रेरणा ली होगी। हो सकता है उसके आसपास का होगा या फिर उसने कभी यूट्यूब में देखा होगा उस इंसान को, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक ही परिवार के बच्चों में अलग अलग रुचि और उपलब्धियां, जैसे एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, दोनों की रुचियां अलग अलग है, पापा टीचर हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं बेटा। एक अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण से साधारण बच्चा भी असाधारण बन जाता है। अच्छी प्रशिक्षण और साधारण बच्चा भी असाधारण बन जाता है। चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल लेना हमेशा, ठीक है। फिर क्या आता है, गरीब परिवार से आगे आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। वही काम वाली का बेटा डांसर बन गया, सिंगर बन गया, है ना, तो उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया बेटा, है कि नहीं। तो ये सब क्या था बेटा, नेचर और नर्चर। नेचर मतलब वो बच्चा हेरिडिटी के थ्रू उसके माता पिता से क्या उसको विरासत में मिल रही है, हाइट मिल रही है, गोरा रंग मिल रहा है, या फिर उसकी आईज अच्छी है, शार्प है, या फिर उसकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो अच्छी है, हेरिडिटी के थ्रू मिल रहा है। लेकिन पोषण भी इंपॉर्टेंट है। वो एक बच्चा है जिसको हेरिडिटी से कुछ नहीं मिला है लेकिन उसका आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, तो वो क्या है बेटा, पोषण है ना। पोषण इन द सेंस नर्चर, ठीक है। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू आप क्या सीख सकते हैं, अपने आप को खुद डेवलप कर सकते हैं। जब कभी भी सेल्फ डेवलपमेंट की बात आएगी वो क्या होगा बेटा, नर्चर। हेरिडिटी में तो उनको विरासत में मिलता है बोल रहा है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे ना एग्जाम में, क्लियर। चलो फिर देखो विकास के चरण, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर हम लोग कल या परसों वाली क्लास में विकास के चरण देखे थे। बेटा वो वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और प्याजे के अनुसार विकास के चरण थे, स्टेप्स थे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में बच्चा कैसे ग्रो करता है। देखो पहला होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी बोलते हैं जिसको बेटा, है ना। देखो इन्फेंसी बोलते हैं इसको, 0 से 2 ईयर रहता है। इसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सेंसरी डेवलपमेंट एंड बॉन्डिंग होता है इसमें। सबसे ज्यादा विकास किसमें होता है बेटा, शैशवावस्था में होता है। आज देखोगे एक बच्चा जिसके हाथ जो इतने छोटे छोटे होंगे, आपकी उंगली जितने बड़े होंगे, लेकिन 15 दिन बाद देखोगे तो उसके जो हाथ हैं आपके हथेली जितने बड़े हो जाते हैं। तो रैपिड ग्रोथ होता है बेटा हमेशा शैशवावस्था में, याद रखना, है ना। सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वो बच्चा जो है खा भी नहीं सकता खुद से, उसको खिलाया जाता है ना बेटा। दूसरा आता है क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल क्या है, 2 से 6 ईयर।
अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, इसमें क्या होता है बेटा, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इमेजिनेशन एंड प्ले होता है ना। अब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में जो है ना बच्चा, क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में प्याजे ने एक बात बताई थी, याद करो, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था। तो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा क्या होता है बेटा, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा खुद से ही बातें करता है, खुद से ही क्या बोलना चाहिए, खुद को मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा कर लेना, सबसे पहले मेरे को ये खाना है, फिर मैं ये खाऊंगा, ऐसे से बातें करता है। तो प्याजे ने क्या बोला था उसको, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था। लेकिन वही वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से वाइगोत्स्की क्या बोल रहे थे, बच्चा जो है वो सेल्फ टॉक से अपने आप को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है बेटा, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। क्लियर है बेटा, हमेशा याद रखना, जो वाइगोत्स्की का जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है या वाइगोत्स्की का सेल्फ टॉक है, वो कौन सी ईयर के बच्चों के लिए प्रभावी माना गया है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या करना है बेटा, आपको अर्ली चाइल्डहुड याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है देखो, तीसरा मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है, जिसमें क्या होता है, जो सामने जो रखी हुई चीजें हैं उसके ऊपर क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है देखो, कौशल विकास, पढ़ाई में रुचि, आत्मविश्वास, मित्रता और तार्किक सोच का विकास होता है। ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे ग्रुप्स बनाने लगते हैं, तो वो जो ग्रुप बनाने वाले बच्चे होते हैं ना, 6 से 12 ईयर के मध्य बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बचपन में जो खी और मी होता था, कुछ ऐसा होता था, आप लोग भी करते ही होंगे, आप लोग भी करते होंगे। ऐसा खी करने से उनसे बात नहीं करना है, मी करने से क्या करना चाहिए, उनसे बात करना है, उनसे उनके साथ खेलना है। तो ये जो खी मी वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये मध्य बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। इसमें दोस्ती बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा दोस्त यदि वो ला रहा है तो मैं भी वो लेके आऊंगा, मेरा दोस्त लेके आ रहा है तो मैं भी लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे बातें क्या होती है बेटा, मध्य बाल्यावस्था की होती है ना। मिडिल चाइल्डहुड, इसका एज क्या होता है बेटा, 8 to 12 ईयर होता है। इसमें क्या होता है, 2 से अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल का बच्चा कहलाता है। फिर क्या होता है, इन्फेंसी, 0 से 2 ईयर का बच्चा कहलाता है। हमेशा याद रखना बेटा, इन्फेंसी इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइगोत्स्की और प्याजे ने सेल्फ टॉक और इगोसेंट्रिक बच्चा, ये जो उपाधियां दी बच्चों को अलग अलग थॉट से, वो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को दी थी, याद रखना बेटा, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है बच्चा, ठीक है। फिर देखो बेटा, एडोलेसेंस का ईयर, टीन एज जिसको बोलते हैं, 12 से 18 ईयर। सर 19 और 20 भी तो 19 होता है, 20 होता है ना। लेकिन बेटा 18 साल तक बोला जाता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा जो है अपने स्किल डेवलपमेंट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस बात के बाद, स्किल एनहेंसमेंट की बात की गई है। तो जो 8 से 12 साल के बच्चे होते हैं वो 5th या 6th में पहुंच जाए रहते हैं, है ना। तो उनको स्किल, नई नई चीजों को स्किल सिखाने की बात करते थे। नई तालीम में महात्मा गांधी, याद करो, जो 6वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो इस ईयर में फॉल करते हैं, उनको क्या होता था, गर्ल्स को जो है हथकरघा, बुनकर, ये सारी चीजें सिखाई जा रही थी। बच्चों को जो है लॉजिकल चीजों को सिखाया जा रहा था कि मशीनें कैसे वर्क करती हैं, है ना। ये नई तालीम बोल रहा था बेटा, है ना। तो नई तालीम में जो बच्चों की क्या बोलना चाहिए उसको, जो व्यावसायिक शिक्षा है ना, व्यावसायिक शिक्षा की जो बात कही गई थी वो कौन सी ईयर के बच्चों के लिए कही गई थी बेटा, एडोलेसेंस के बच्चों के लिए कही गई थी। जिसमें कौन से ईयर से कौन से ईयर तक बच्चे फॉल होते हैं, 12 से 18 ईयर के बच्चे फॉल होते हैं, है ना बेटा। भावनात्मक बदलाव होता है, पहचान का निर्माण होता है, हमेशा मुझे ही अच्छा बोला जाए ये बात रहती है, स्वतंत्रता की चाह रहती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए तो बेटा कई बार होता है जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनके जब वो किशोरावस्था में होते हैं वो तो ज्यादा बड़ों की सलाह मानने से वो थोड़े से बचते हैं, है ना। वो नहीं मानते, वो हमेशा थोड़ा सा विपक्ष टाइप से बात करते हैं। घर वालों ने बोला ऐसा नहीं करना है, मैं तो करूंगा, है ना। इस वजह से जो है कई बार आप लोग जो है ध्यान दी होगी, जो बच्चे होते हैं थोड़े से बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होता है।
शारीरिक परिवर्तन जो है 12 से 18 साल की उम्र में होता है, किशोरावस्था में होता है बेटा, ठीक है। फिर देखो क्या आता है बेटा, युवावस्था। युवावस्था इन द सेंस क्या है बेटा, युवावस्था यंग एडल्टहुड, है ना। यंग एडल्टहुड क्या होता है, देखो इसमें जो है करियर निर्माण, रिश्ते, जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिरता और आत्मविकास का समय होता है। कुछ बच्चे करियर ओरिएंटेड होते हैं। 18 साल के बाद जो है आप जो है 17 या 18 साल में अपना 12th पास कर लेते हो, फिर आप कौन से फील्ड में जाना है, बिजनेस करना है तो बीकॉम, रिसर्च करना है तो बीकॉम बीएससी वगैरह, या फिर मास्टर्स करना है कि नहीं, ये सारी चीजें कब डिसीजन लेता है बच्चा, युवावस्था में लेता है बेटा, है ना। 18 साल का उम्र हो जाता है बच्चे को, फिर क्या करता है, रिश्ता निर्माण होता है, फ्रेंडशिप जो आप लोग करते हो, है कि नहीं, जिम्मेदारियां होता है, बच्चों को जिम्मेदारियां समझ में आती कि नहीं नहीं भाई मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे पढ़ना है, यदि मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा, ऐसा सी बातें जो है विचार कब आते हैं बेटा, 18 साल की उम्र में आते हैं। अभी तक तो भैया बच्चा खेल रहा है, सिर्फ खेल रहा है, जरा भी सीरियस नहीं है। यहां से बेटा सीरियसनेस आने लगती है। बोला जाता है कि 18 साल में यदि आपकी सीरियसनेस नहीं आई है तो आने वाले 50 सालों तक भी नहीं आएगी। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना होता है कि बच्चों को जो सीरियसनेस है वो हमको डेवलप करना होता है। कैसे, वो भी सीखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। एज अ टीचर हम कैसे बच्चों को ग्रो करवा सकते हैं। फिर देखो क्या आता है बेटा, प्रोणावस्था। प्रोणावस्था किसको बोलते हैं बेटा, 40 से 60 वर्ष का। इसमें क्या होता है बेटा, परिवार और काम में संतुलन, समाज में योगदान, अनुभव से मार्गदर्शन और जीवन का उद्देश्य पर ध्यान। ये जो देख रहे हो बेटा, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये आप लोगों को प्राचीन भारतीय संस्कृति से भी रिलेट लग रही है क्या? प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी हम लोगों ने कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी क्या? उसमें कुछ दूसरा अवस्था था, है ना, उसमें ब्रह्मचर्य, है ना, ऐसे से जो अवस्थाएं थे वो थे। लेकिन इसमें भी देखो इसी प्रकार से तो डिवाइड किया गया है। प्रौढ़ावस्था में क्या हो रहा है, वो परिवार संभाल रहा है, काम में संतुलन कर रहा है, समाज में योगदान दे रहा है, कमा रहा है और डोनेशन दे रहा है, अनुभव और मार्गदर्शन से सीख रहा है। ये सारी चीजें कब हो रही है बेटा, ये सारी चीजें जो हो रही है वो कौन सी ईयर में हो रही है, प्रौढ़ावस्था में हो रही है। फिर क्या होता है, वृद्धावस्था, 60 वर्ष से अधिक, अनुभव और ज्ञान का साझा करना, स्वास्थ्य का ध्यान, संतोष, जीवन से विरासत छोड़ना, है ना, रिफ्लेक्शन, विजडम, एंजॉइंग लाइफ एंड लिविंग अ लेगेसी। अपनी जो विरासत जो उन्होंने अपने पूरे 60 साल में कमाई है वो अपने बच्चों को हैंडओवर करके वो आगे चल के भगवान की भक्ति यात्रा में शामिल हो जाते हैं। ये रहता है बेटा। तो कुल मिला के लाइफ इज जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, एवरी स्टेज शेप्स हु वी आर एंड हु वी विल बिकम। हम क्या थे और क्या बनेंगे, ये हर लाइफ की हर एक स्टेज में वो सारी चीजें बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारी क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास, है ना। अब जो है आगे की जो क्लास है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है आप लोगों का रिवीजन होमवर्क करके आइएगा। होमवर्क है बेटा आप लोगों के लिए क्या, कि आप लोग ये सारे स्टेजेस जो है उन सबको अच्छे से रिकॉर्ड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको अच्छे से कर लेनी है। आप लोगों को उदाहरण भी अच्छे से देख लेना है बेटा, नेचर एंड नर्चर का। आजकल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कौन सा आंतरिक कारक है, कौन सा बाहरी कारक है, ये सारी चीजें देख लेनी है। अब मानव के आंतरिक बाहरी कारक को निर्भर करती है, किसमें किसमें निर्भर करती है, ये चीजें मैंने आप लोग को लिख के दे दिया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग को पूरा चीज जो है एक बार पढ़ना है और अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम वन टाइम पढ़ने वाली चीजें हैं। वृद्धि एंड डेवलपमेंट, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। अब देखो पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन किया है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।